एंशिएंट केमिस्ट्री में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो एंशिएंट टाइम था उसमें एलिमेंट्स के बारे में कैसे डिस्कवरी हुई, कैसे लोगों ने उसको जाना और किस तरह से उन्होंने समझा कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम दो स्टेट में या दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला उसका एक फॉर्म क्या था, सॉलिड का, और दूसरा फॉर्म उसका क्या था, लिक्विड का। ठीक, जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं अगर उसको हीट करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला आपका क्या होगा, सॉलिड, और दूसरा आपका क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, और ऐसे कुछ सब्सटेंस को इन्होंने बताया भी, जैसे आपका घी हो गया। देखिए घी जो होता है, घी को आप क्या करेंगे, अगर हीट करते हैं तो अगर ना नेचुरली देखेंगे तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन अगर उसको आप हीट कर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, घी के अलावा इन्होंने बी वैक्स भी दिया था, जो मधुमक्खी का वैक्स होता है। ठीक है, मधु जिसको आप बोलते हैं जनरल भाषा में, वो भी क्या होता है, अगर ठंडी के दिनों में देखें, इस समय अगर आप देखेंगे तो वो सॉलिडिफाई होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप जैसे ही उसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्होंने कोरिलेट किया था ऐसे कुछ एलिमेंट से, जैसे अगर हम बात करें गोल्ड का, ठीक है, सिल्वर का, कापर का, टीन का और लेड का। लेड बेसिकली आप लोग जानते होंगे, जो रिसेंट टाइम में अगर हम देखें, इस समय अगर हम देखें तो आप लोगों ने थर्मामीटर का नाम सुना होगा। है ना बच्चों, थर्मामीटर का नाम सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है, जिससे हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं और ये बताते हैं कि हमें फीवर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो थर्मामीटर में जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो भी आपका क्या होता है, मरकरी ही होता है। ठीक है, या फिर पारा होता है आपका, Hg जो होता है। ठीक है, तो Hg को बेसिकली आप कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारा मरकरी होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम उसको देंगे उसका फ्लो क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जहाँ पे जाके वो स्टॉप होता है, हम बताते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को लिया था, जैसे गोल्ड की हम बात करें, गोल्ड भी आपको क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, सिल्वर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, कापर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, टिन आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेड भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसको जब आप हीट करेंगे, लेड मतलब शीशा हो गया, इसको जब आप हीट करते हैं इन सभी सब्सटेंस को, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके, उनको जब आप हीटिंग करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। यानी कि इनका जो कन्वर्जन होगा वो बच्चों सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो हम टेम्परेचर देते हैं इनको, जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, वो सभी टेम्परेचर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो गोल्ड को लिक्विड करने के लिए टेम्परेचर देंगे, या फिर सिल्वर को देंगे, ठीक है, लेड को देंगे, टिन को देंगे, कापर को देंगे, वो सारे टेम्परेचर, ठीक है, इन सबका जो टेम्परेचर होगा, इन सबका बच्चों जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान से समझिएगा, इन सबका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता हो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा होगा वो गोल्ड के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, कापर के लिए अलग होगा, टीन और लेड के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जो ये चेंजेस होते हैं, जो ये चेंज होंगे, यानी कि जो हमारा सब्सटेंस जो है, ऐसे समझिए, जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, सॉलिड से लिक्विड में,
ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड इसकी क्या हो गई, एक अवस्था हुई, यानी कि एक तरह का फेज हुआ सॉलिड और दूसरे तरह का फेज हुआ हमारा लिक्विड। ठीक है, एक फेज हमारा क्या हो गया बच्चों, सॉलिड, और दूसरा फेज क्या हो गया, लिक्विड। यानी कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस चेंज को, एक फेज से दूसरे फेज में बदलने के चेंज को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक चेंज। थर्मोडायनामिक चेंज। और इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं। यानी कि अगर एक मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो अपने इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में यानी कि डिफरेंट स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह के चेंज को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक चेंज। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो फाइनल स्टेट होगा और जो इनिशियल स्टेट होगा वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए या फिर अलग होने चाहिए। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज होगा या फिर जो फाइनल स्टेज होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग होने चाहिए या फिर डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम उसको चेंज बोलेंगे। अदरवाइज जैसे मान लीजिए लिक्विड है, आपने उसको हीट किया, वो लिक्विड में ही रह गया, तो क्या उसकी अवस्था बदल रही है, नहीं, तो उसको हम थर्मोडायनामिक चेंज नहीं बोलेंगे। यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी अवस्था क्या है, सेम है या फिर बराबर। अगर कोई पदार्थ सॉलिड में है, उसको हमने क्या किया, हीट दिया, टेम्परेचर दिया, और वो चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी अवस्था बदल रही है। यानी कि वो सॉलिड फेज में था, ठोस अवस्था में था, और जब हमने उसको हीट दिया या एनर्जी दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में या द्रव अवस्था में। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक चेंजेस। ऐसे चेंजेस के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा एच। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, सॉलिड लिया, Au गोल्ड को हमने क्या दिया, डेल्टा एच दिया, एंथैल्पी दिया, एनर्जी दिया, और ये Au लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसकी अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्या था, सॉलिड, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको क्या दे रहे हैं, एंथैल्पी दे रहे हैं, डेल्टा एच दे रहे हैं। ठीक है, जब हमने उसको डेल्टा एच दिया तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस चेंज को बोलेंगे थर्मोडायनामिक चेंज। तो इन्होंने इस नेचर को भी जान लिया था, एंशिएंट टाइम में ही इसको क्या किया था, समझ लिया था। क्लियर है? चलिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन में आप लोग का करा दे रहा हूँ कि आप लोग अगर भूल गए हो तो फिर से वो आपको आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। अब प्रोफेशनल स्किल्स को इन्होंने क्या किया था, आपने डेवलप किया था। प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ हम ईजी वे में अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड कर सकते हैं, ईजिली कैसे जी सकते हैं, उसके लिए इनको ज़रूरत पड़ी प्रोफेशनल स्किल्स की। और इजी वे में जीने के लिए आपको क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली जो बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग की, वो यही है। ठीक, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर्स था उसको इम्प्रूव किया, हाउसिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया, वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव किया, और आर्टिजन्स सेक्टर को इम्प्रूव किया। कैसे? देखिए, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी उस समय में, एंशिएंट टाइम में, वो क्या थी, बहुत कम थी, बहुत रेयर थी। यानी कि अगर पर एकड़ हम प्रोडक्टिविटी देखें ग्रेन्स की, अनाज की, तो वो क्या थी, बहुत कम थी। इन्होंने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन किया, और उन बायो फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूटिलाइज़ किया। जब इन्होंने उस बायो फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूटिलाइज़ किया तो इन्होंने ये एक चीज़ देखा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई या फिर बढ़ गई।
जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, उससे अनाज बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में उत्पादित होने लगे। ये उन अनाजों को क्या करते थे, अपने डेली लाइफ में खाने पीने में इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा उसको सेल आउट भी करते थे। ठीक है, उस सेलिंग की वजह से जो इकोनॉमिक स्टेटस था इनका वो क्या हो गया, अच्छा होने लगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट बायो फर्टिलाइजर्स। दूसरी बात करें हाउसिंग की, तो जो एंशिएंट टाइम में आप देखेंगे तो हाउसिंग जो था वो क्या था, बेसिकली ये लोग लकड़ी के घरों में रहते थे। उसके बाद मिट्टी के घरों का टाइम आया और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्या है हमारा, अब ना हम मिट्टी में रहते हैं ना लकड़ी में रहते हैं, अब हम बिल्डिंग मटेरियल्स हमारे बेटर हो गए, हम सीमेंटेड घरों में रहते हैं। ठीक है, तमाम जगह मार्बल्स और टाइल्स का भी यूटिलाइज होता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स है वो डे बाय डे या एज बाय एज अगर हम कहें वो क्या हो गया, इम्प्रूव होता चला गया, उसमें भी डेवलपमेंट होते चले गए। तो दूसरा क्या था, दूसरा डेवलपमेंट किस में था, द सेकेंड डेवलपमेंट वाज इन बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल्स इन्होंने क्या किया, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। ठीक है, जब क्वालिटी को इम्प्रूव किया तो इनकी हाउसिंग क्वालिटी ऑलरेडी क्या हो गई, अच्छी हो गई या फिर इम्प्रूव्ड हो गई। ठीक, तीसरे पे आते हैं, दैट इज वीविंग। हम जो क्लॉथ्स यूज़ करते थे बेसिकली क्या थे, नेचुरल थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगते थे। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ आया कि हम इसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसको और बेटर वे में या इसको और इम्प्रेसिव वे में यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो क्लॉथ्स इनके पास थे, जो अवेलेबल थे क्लॉथ्स, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, डाई करना शुरू कर दिया, कलरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ देखिए, कलरिंग इतना इजी नहीं है जितना इजी हम समझते हैं। डाइज भी जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे डाइज अगर आप देखेंगे तो एक आपका होता है डायरेक्ट डाइज, और दूसरा आपका होगा इनडायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज किसको बोलते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट डाइज का मतलब इसके नाम से क्लियर है, डायरेक्ट मतलब जिसको हम डायरेक्ट फैब्रिक्स पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, जिसको डायरेक्ट हम क्लॉथ्स पे अप्लाई कर सकें और उसको कलर कर सकें। इनडायरेक्ट डाइज का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट डाइज का मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्ट फैब्रिक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर फैब्रिक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करने के लिए या फैब्रिक्स पे अप्लाई करने के लिए अगर हम बोलें तो हमको बाइंडिंग मटेरियल चाहिए। हमको क्या चाहिए बच्चों, बाइंडिंग मटेरियल्स। ये बाइंडिंग मटेरियल्स क्या करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइज होगा और जो हमारा फैब्रिक्स होगा दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो हमारा क्लॉथ होगा वो कलर्ड हो जाएगा, वो हमको कलरलेस नहीं दिखेगा या फिर प्लेन नहीं दिखेगा, उसकी अट्रैक्टिवनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो हमको खूबसूरत दिखाई देने लगेगा, अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगा, और उसको बेसिकली क्या होगा, हम यूज़ करेंगे। तो ये भी एक तरह का क्या था, अब इसमें भी दो तीन चीज़ें थी। जैसे मान लीजिए इन्होंने इसको कलर किया, कलर करने के बाद जो क्लॉथ थे वो पहले के कंपेरिजन में बहुत अच्छे दिखने लगे, उसको इन्होंने क्या किया, अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ किया, और यूटिलाइज़ करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, यूज़ करने के साथ साथ इन्होंने उसको सेल आउट भी किया। यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं। ऐसा तो है नहीं जितने क्लॉथ्स आप कलर करेंगे सारे के सारे आप पहन लेंगे। तो जो क्लॉथ्स बचते थे उसको इन्होंने क्या किया, सेल आउट करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर सेल आउट करेंगे तो फिर इनको पैसा मिलेगा और वेल्थ इनका क्या होगा, अच्छा होगा। इसके बाद आता है आपका आर्टिजन्स। आर्टिजन्स मीन्स ये कि जैसे जो हम पॉट वगैरह यूज़ करते हैं, जो बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं हम अपने घरों में, ठीक है, अपने यूजेस के लिए, उनमें क्या था, उनमें अगर हम देखें तो ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, अट्रैक्टिवनेस नहीं था, अच्छा नहीं दिखता था, वो प्लेन दिखता था, सिंपल दिखता था।
तो हमें क्या चाहिए, ठीक है, हम खाना पीना उससे बना रहे हैं, हमारी डेली वर्क उसी से हो रहे हैं, लेकिन हम उसको अच्छा दिखाना भी चाहेंगे, ठीक है। हम ये भी चाहेंगे कि वो अट्रैक्टिव दिखे, और अट्रैक्टिव दिखने की वजह से लोग उसको पसंद करें, परचेज़ करें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, उसके लिए हमको जो हमारे पास प्लेन मेटालिक पॉट थे, जैसे जो आयरन के बने हों, लोहे के बने बर्तन हों, ठीक है, तांबे के बने बर्तन हों, टिन के बने बर्तन हों, इन्होंने ये देखा कि उन बर्तन्स का एप्लीकेशन क्या है, बहुत कम है, यानी कि लोग यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, रेयरली। उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो उस जैसे मान लीजिए कोई आपने बर्तन पॉट ख़रीदा है, ठीक है, कोई आपने पॉट खरीदा, बर्तन खरीदा, और वो आपको 4 साल चल रहा है, 4 साल बाद वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। और वहीं कोई दूसरा आपने बर्तन खरीदा है जो 4 साल के कंपैरिजन में 10 साल चल रहा है, आप कौन सा खरीदेंगे, 10 साल वाला खरीदेंगे। और 10 साल वाले में अगर कोई वर्क, फिजिकल वर्क किए गए हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क है, तो फिर आप और अट्रैक्टिव होकर उसको खरीदते हैं या फिर परचेज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इन्होंने उस चीज़ को समझा था और इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास बेसिक पॉट थे या बर्तन थे, उसको इन्होंने क्या किया, डिज़ाइन करना शुरू किया। और जो पॉट थे हमारे पास, इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास मेटल्स को हम यूज़ करते थे, ठीक है, इन्होंने उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया, मिक्स्ड मेटल को यूटिलाइज किया। मिक्स्ड मेटल को यूटिलाइज, जैसे ब्रोंज हो गया आपका, ठीक है। इस तरह के बर्तन्स को क्या किया, इस तरह के पहले मिक्स मेटल बनाए, और मिक्स मेटल बनाने के बाद उसके पॉट बनाए, बर्तन बनाए, और उन बर्तनों को अच्छे से उनके ऊपर मेटालिक वर्क्स भी किया, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव माइंड वे से उसके ऊपर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए, कारीगरी की, और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगे। वो चीज़ें उसकी अट्रैक्टिवनेस को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, और जब वो अट्रैक्टिवनेस उसकी बढ़ जा रही थी तो उससे उसका डिमांड भी क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था ह्यूमन बीइंग के बीच में, ठीक है। तो वो भी एक तरीका था जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था, और डिस्कवर करने के बाद अपने डेली लाइफ में यूज़ किया था, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ अब देखिए, हम एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद जो हमारा वेद है, जो हमारा एंशिएंट सोर्स है नॉलेज का, वो भी ये कहता है, ठीक है, कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और टिन, लेड और आयरन, चाहे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, टिन की बात करें, लेड की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये उस वैदिक एरा में भी उस समय के जो पीपुल्स थे, जिनको हम वैदिक पीपुल भी कहते हैं, वो इस चीज़ों के बारे में जानते थे, ठीक है। दीज मटेरियल्स वेयर ऑफ यूज इन सोसाइटी, उस सोसाइटी में ये मटेरियल्स क्या होते थे, यूज़ होते थे या यूटिलाइज होते थे। एग्रीकल्चर, यूज ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड देयर ग्रोथ necessitated the use of these metals. Lots of natural principles, presently we call them as chemistry principle, were adopted by the Vedic peoples. This is very clearly reflected in Mahabharata and Arthashastra of Kautilya. उस समय में भी कुछ रूल्स थे जिनको हम लोग रूल ऑफ केमिस्ट्री बोलते थे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो तमाम तरह के सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको केमिस्ट्री प्रिंसिपल बोलते थे। किस एज की हम बात कर रहे हैं, महाभारत काल की बात कर रहे हैं, या फिर अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन किया है, वर्णन किया है, ठीक है, कि उस समय में भी कुछ धातुएं थीं, जो धातुएं क्या थी, बहुत बहुमूल्य थी।
और बहुमूल्य होने के साथ साथ उनका जो डिमांड था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम देखें तो आयरन और गोल्ड, ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड जो है वो आयरन जितना ही उन दोनों का डिमांड सेम होगा, नहीं ना। गोल्ड जो है वो क्या है, कॉस्टली मेटल है, महंगी धातु है, तो महंगी धातु है तो इसका डिमांड क्या था, ज़्यादा था, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते थे, प्रोडक्टिविटी कम थी, दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉस्टली। सिल्वर की भी सेम कंडीशन थी, सिल्वर भी हमारा क्या एक तरह का महंगा धातु है। कॉपर, टीन, लेड और आयरन, इनका जो कॉस्ट है होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, और उसका रीज़न ये है कि इनकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अर्थशास्त्र में भी यही बताया गया है, तमाम धातुओं के मूल्यों के बारे में, उनकी महत्वता के बारे में, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें, सोने की बात करें, तो सोने भी कई तरह के थे। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे क्वालिटी के थे, कुछ बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। जैसे महाभारत काल में अगर हम बात करें, महाभारत टाइम में, तो उसमें पिपीलिका गोल्ड जो था वो सबसे कास्टली था। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत बेस्ट थी। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये आंट हिल्स या टर्माइट माउंट्स पे पाए जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंट हिल्स पे मिलते थे ये आपको, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में गोल्ड मिलते थे, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में मिलते थे। फिर इसको हम क्या करते थे, मेल्ट करते थे, हीट करते थे, मेल्ट करते थे। ठीक है, और इसको डिफरेंट शेप देते थे। जैसे देखिए ये बेसिकली कहाँ मिलते थे, अगर हम इनको देखें तो ये हमको मेरू पर्वत और मंदराचल हिल्स पे मिलते थे। मेनली द ट्राइबल किंग्स प्रेजेंटेड टू Yudhishthira Drona of these Pipilika gold, saying that it is the very special gold. Drona is a measure in those days equivalent to a kancham or tawa used earlier. These Pipilika golds is equivalent to the present days nano gold. ये जो पिपीलिका गोल्ड था जो कि बहुत कास्टली था उस टाइम की अगर हम बात करें तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या थी, मंदराचल पर्वत पे थी। वो क्या था बेसिकली अगर हम देखें तो इसको हम लोग नैनो गोल्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि क्या है, हाईली कॉस्टली होता है। कॉस्टली इन द सेंस कि इसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या थी, बहुत बेटर थी, इस वजह से इनका कास्ट क्या था, बहुत ही ज़्यादा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था और जो हमारे डिफरेंट मेटल थे उनमें भी डिससिमिलरिटीज़ थी, यानी कि कुछ मेटल्स की क्वालिटी क्या थी, बहुत अच्छी थी, और क्वालिटीज़ अच्छी होने की वजह से उनका जो रेट था, जो डिमांड था उनका, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा था। और इस डिमांड की वजह से उनका रेट क्या था, बहुत हाई था, बहुत, हर कोई इसको परचेज नहीं कर पाता था, हर कोई इसको ईजिली यूटिलाइज नहीं कर पाता था, क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था वो क्या था, थोड़ा सा रिस्की था, या फिर हम कहें या फिर कॉस्टली था। तो आज के क्लास में इतना। अगला जो हमारा क्लास होगा इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है।